नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। आज नामांकन भरा गया है। राज्यसभा की जो एक सीट खाली हुई थी उस पर उपचुनाव है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनी है रेखा शर्मा, जिनका कल जो है नाम आया था सामने। जो 3 लोगों की सूची जारी की गई थी उसमें रेखा शर्मा का नाम था और आज उन्होंने अपना नामांकन विधानसभा पहुंचकर भर दिया है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री, नायब सैनी, हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, तमाम विधायक और कई मंत्री यहां पर पहुंचे और आज उनका नामांकन दाखिल करवाया गया है। और उनका निर्विरोध चुना जाना संख्या बल के आधार पर लगभग तय माना जा रहा है कि वो राज्यसभा सदस्य, राज्यसभा सांसद अब बन जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इसको लेकर अपना बयान दिया है। क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी और हमारे भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, तमाम उच्च लीडरशिप आदरणीय मनोहर लाल जी, उनका हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें हमारी पार्टी की बहुत ही सीनियर और बहुत ही पुरानी, जिन्होंने नीचे ग्रास रूट लेवल से भारतीय जनता पार्टी को लंबे समय से मजबूत करने का काम किया है। और पूर्व में महिला आयोग की माननीय चेयरपर्सन रही हैं रेखा शर्मा जी को राज्यसभा के लिए आज नॉमिनेशन फाइल किया है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। केंद्रीय नेतृत्व का मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं कि एक ग्रॉस रूट लेवल के कार्यकर्ता को आज राज्यसभा के अंदर भेजा है। मैं इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और रेखा शर्मा जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ये हरियाणा का पक्ष राज्यसभा के अंदर रखेंगी मजबूती से, हरियाणा को बड़ा उसका लाभ मिलेगा। इनको बधाई देता हूं और केंद्रीय नेतृत्व का मैं दिल से आभार और धन्यवाद करता हूं। विपक्ष की तरफ से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा गया, कैसे देखें? नहीं, देखिए, वो विपक्ष की अपनी स्ट्रेटजी होती है और अपनी स्ट्रेटजी के अनुसार ही वो निर्णय लेते हैं। और क्योंकि ये सीट मैंने जैसा बताया भी है कि हमारे राज्यसभा के सांसद थे कृष्णलाल पंवार जी, वो विधायक चुने गए और विधायक चुने गए तो उनके स्थान पर रेखा शर्मा जी को यहाँ पर भेजा है। मैं इनको बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। उनकी अपनी स्ट्रेटजी है कांग्रेस की। बीजेपी महिला सशक्तिकरण की बात करती है, पहले किरण चौधरी जी को भेजा, अब रेखा शर्मा जी को भेज रहे हैं, क्या कहना है? नहीं, देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार महिलाओं को सशक्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत। उनकी जो योजनाएं, जो उनकी नीतियाँ हैं और जो उनकी नीति है वो महिलाओं को सशक्त और मजबूत करने की है। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे हरियाणा के अंदर पानीपत की उस भूमि के ऊपर आए थे जिस भूमि के ऊपर वो जनवरी 2022 में उन्होंने वहाँ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए आगाज़ किया था। और कल बहुत बड़ी योजना LIC की बीमा सखी योजना, उसका शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। क्योंकि जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आगाज़ किया था उससे भी देश के अंदर लाखों बेटियों को जीवन दान मिला है। और जो ये योजना कल शुरू की है बीमा सखी योजना, उसका बड़ा लाभ हमारी महिलाएं सशक्त और मजबूत होंगी, उनका रोजगार का साधन खड़ा होगा, आत्मनिर्भर बनेंगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल हरियाणा की भूमि से इस योजना को लॉन्च किया है। मैं इसके लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी महिलाओं को सशक्त और मजबूत करने के लिए निरंतर वो काम करते रहते हैं और उसका परिणाम है कि देश की महिलाएं आदरणीय मोदी जी, आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के साथ वो श्रद्धा से उनको आगे बढ़ाने का काम करती हैं। और बहुत सारी योजनाएं हैं जो महिलाओं के लिए हमारी सरकार ने, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने वो चला रखी है, जिसका लाभ भी मिल रहा है। चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप की हमारी बहनें हैं और चाहे ड्रोन दीदी है और चाहे हमारी महिला उद्यमी है, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करना ये हमारी सरकार निरंतर कर रही है। ये पहली बार है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने लोकसभा और विधानसभा के अंदर भी
33% का आरक्षण नारी शक्ति वंदन बिल, वो भी पास नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जिसका लाभ हमारी बहनों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि महिलाएं भी इस देश के विकास के अंदर उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका हो, उसको लेकर के उसको पास किया। उसका लाभ आने वाले समय के अंदर एयरपोर्ट के मामले के हरियाणा और यूएसए के बीच में क्या MOU है और कब तक ये हिसार एयरपोर्ट है, जेवर एयरपोर्ट है, अम्बाला है, कब तक चालू है? जल्दी ही, क्योंकि लगभग वो फाइनल टच में है, उसकी कुछ 1-2 NOC वो रह गई है, वो जल्दी ही शीघ्र ही आ जाएगी, क्योंकि एक इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता थी। वो इंस्ट्रूमेंट भी हमारा पहुंचने वाला है, वो भी हमें मिल गया है और जल्दी ही हिसार एयरपोर्ट वो वर्किंग में आ जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो ही हमें समय मिलेगा उसके बाद उसको हम चालू करेंगे। और इसका बड़ा लाभ जो महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हवाई अड्डा जो हिसार के अंदर बन रहा है, उसका लाभ पूरे हमारे इधर पंजाब के लोगों को भी मिलेगा, राजस्थान के लोगों को भी मिलेगा, हमारे हरियाणा के लोगों को तो मिलेगा ही। क्योंकि हिसार के अंदर जब एक हवाई अड्डा आएगा तो वहाँ पर चाहे इंडस्ट्रियल हब की बात हो, चाहे अन्य विकास के कार्य जो वहाँ पर लोगों को रोजगार की बात हो, उस सारे सिस्टम वो वहाँ खड़ा होगा और उसका लाभ वहाँ के लोगों को मिलेगा। और जल्दी ही, क्योंकि हिसार जो महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा हिसार के अंदर है, उसकी सारी फॉर्मेलिटीज हमने पूरी कर ली है, लगभग फाइनल दिशा के अंदर है और जल्दी ही उसका सर, पंजाब के किसानों से कोई अपील करना चाहेंगे, क्योंकि अभी भी वो जाना चाहते हैं क्योंकि और उनका कहना है कि हरियाणा सरकार हमारे साथ बर्ताव अच्छा नहीं कर रही है, हमें दिल्ली जाना। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। किसान हमारे आदरणीय हैं और हम किसानों, मैं किसान का खुद बेटा हूँ और मैं एक छोटे किसान का बेटा हूँ, गरीब किसान का बेटा हूँ। मुझे मालूम है कि किसान की क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में किसान की मजबूती के लिए अगाध काम किए। मजबूती से किसान को सशक्त करने का काम अगर 10 वर्षों के अंदर हुआ है तो नरेंद्र मोदी जी के कालखंड के अंदर हुआ है। क्योंकि अन्य विपक्षी दल, चाहे कांग्रेस है, चाहे कोई अन्य दल है, अभी भी वो लोग इस किसान के नाम के ऊपर इसके अंदर राजनीति ढूंढ रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमने कहा भी है, कांग्रेस को भी हम बोलते हैं, हमने हरियाणा के अंदर किसान की 100% फसल MSP पर खरीदने का काम किया है। लगातार नरेंद्र मोदी जी देश के किसानों को MSP लगातार बढ़ा करके देने का काम कर रहे हैं हर वर्ष। कांग्रेस ने पिछले दिनों में इस प्रकार का दुष्प्रचार किया कि MSP बंद हो जाएगा। MSP बंद नहीं हो रहा है, कांग्रेस की दुकानदारी बंद हो रही है। और जब कांग्रेस की दुकानदारी बंद हो रही है तो फिर कुछ ना कुछ पीड़ा होती है, और पीड़ा होती है तो इस प्रकार का दुष्प्रचार होता है। मैं कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहूँगा, अगर आपको किसान की इतनी चिंता है, राहुल बाबा को भी कहना चाहूँगा, आप हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, हम हरियाणा में 100% MSP पर किसान की फसल खरीद रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी लगातार MSP बढ़ा करके देने का काम कर रहे हैं, एक भी फसल नहीं छोड़ रहे हैं। राहुल बाबा, आप भी हिमाचल के अपनी सरकार के अंदर कहिए कि वहाँ के किसानों को 100% उसकी फसल को MSP पर खरीदे। कर्नाटक के अंदर कहे, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, क्यों नहीं बोल रहे हैं? अपनी किसान सरकार की तरफ ताला लग जाता है, वहाँ पर जाकर के बोलना चाहिए। अपनी सरकार है, राहुल बाबा को कहना चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए कि वहाँ के कर्नाटक के किसान की फसल को 100% MSP पर खरीदे। तेलंगाना के किसान को, वहाँ की सरकार को बोलना चाहिए, राहुल बाबा को। और मैं केजरीवाल साहब को भी ये बात कहना चाहूँगा कि राजनीति को बंद करें। आपकी राजनीति जो भ्रष्टाचार की राजनीति है और जो आपकी लॉलीपॉप की राजनीति है, उसको पूरा देश जान चुका है, कांग्रेस को भी और आम आदमी को। आप पंजाब के किसानों को ये आश्वस्त करिए, उनको आश्वासन दीजिए कि आपकी फसल 100% MSP पर खरीदने का काम पंजाब सरकार करेगी। क्यों नहीं बोलते हैं? पहले अपने
गिरे बहा में जा करके देखें, फिर दूसरे के ऊपर उंगली उठाने का काम करें। ये करना चाहिए केजरीवाल साहब को, राजनीति नहीं करनी चाहिए इसके। किसान हमारे आदरणीय है, मैं किसान का बेटा हूँ, मुझे मालूम है। मैंने खेत के अंदर अपने हाथ से पानी लगा रखा है, खाल के अंदर नक्के मोड़े हैं। मैं किसान की जीरो ग्राउंड की रिपोर्ट जानता हूँ। मैं नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि एक गरीब किसान के बेटे को हरियाणा की जिम्मेवारी दी है, और उसको मालूम है, नरेंद्र मोदी जी को मालूम है कि किसान को कैसे सशक्त और मजबूत करना है। परंतु ये कांग्रेस पार्टी और अन्य दल मिलकर के जो इंडी गठबंधन के साथ जुड़े हुए हैं, ये किसान के नाम के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। अरे उनके सुधार की बात करिए, आपकी सरकारें हैं, आप वहाँ पर जाकर के चिंता करिए, तब जाकर के उंगली उठानी चाहिए।